नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। दिल्ली में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। बांसुरी स्वराज के पक्ष में करेंगे जनसभा। वेस्ट पटेल नगर के रामजस ग्राउंड में जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम धामी से जुड़ी हुई। सीएम धामी बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनसभा करेंगे। वेस्ट पटेल नगर के रामजस ग्राउंड में ये जनसभा होनी है। इस वक्त की लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है और ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। आपको बता दें कि आज दिल्ली में आयोजित जनसभा को वो संबोधित करेंगे और बांसुरी स्वराज के पक्ष में वो यहां से जनसभा करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां जो है तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, आज धामी का दिल्ली दौरा है, क्या कुछ अपडेट है? जैसे जैसे चुनाव के इस चरण के चुनाव संपन्न हो जा रहे हैं और उसके बाद में जैसे ही दूसरे चरण के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वहां पर जो प्रचार है वो और ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। यही वजह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में बने हुए हैं और दिल्ली में 25 तारीख को यानी कि छठे चरण में दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के विशेष तौर से जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लगातार दिल्ली में वो जनसभाएं कर रहे हैं। और आज भी चांदनी चौक और जो नई दिल्ली की रेलवे जो लोकसभा है बांसुरी स्वराज के पक्ष में आज बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उत्तराखंड में जो विशेष तौर पर जो कानून बनाए हैं, जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए हैं, उसके देखते हुए उनकी जनसभाओं में जो भीड़ है वो ज्यादातर उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ये जिम्मेदारियां सौंपी गई। पवन, दिल्ली में इस बार तमाम मुद्दे जो हैं वो तमाम पार्टियों के द्वारा रखे जा रहे हैं। ऐसे में कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो दिल्ली के हैं और प्रभावी साबित होंगे? हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी में अपने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं जनता से, उन्हीं वायदों को लेकर के जनता के बीच में सभी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वही दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा, क्योंकि वो उनकी वहां पर वर्तमान में सरकार है तीसरी बार और वो मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, और पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसको भी कहीं कहीं इस पूरे चुनावी माहौल में जोड़ा जा रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली के कुछ मुद्दे अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन सभी पार्टियों ने अपना अपना, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, देश को ध्यान में रखकर देश के कोने कोने को, हर जाति धर्म क्षेत्र को देखते हुए अपना अपना मैनिफेस्टो बनाया है, संकल्प पत्र बीजेपी ने भी बनाया है। तो बीजेपी ने जो मुद्दे रखे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाया जा रहा है। बिल्कुल पवन, और लोकसभा की 7 सीटें दिल्ली में हैं और उसके लिए अब आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से जुट गई है। क्या लगता है आपको, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है इस बार? हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं उससे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यही वजह है क्योंकि वहां पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल भी, उनके द्वारा भी जो कार्य दिल्ली की जनता के लिए, जनता के हित में किए गए हैं, उनका भी कहीं न कहीं अपना प्रभाव है। और यही वजह है दिल्ली में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मेहनत भी करनी पड़ रही है। तमाम दिग्गज नेता लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहाई मिलने के बाद में जिस तरह से वो जनहित के मुद्दे और अपने विकास के जो कार्य दिल्ली में उन्होंने किए हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना और 7 की 7 सीटों पर विजय पाना। लेकिन ऐसा लगता है कि 7 सीटें बीजेपी को दिल्ली में मिलना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां सुभाषगढ़ तिराहे पर रूटीन चेकिंग की जा रही है। इस दौरान सुभाषगढ़ की ओर से आ रही एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार को थाना पथरी पुलिस टीम रोकने का इशारा किया गया, तो पुलिस को देखकर चेकिंग पॉइंट से कई मीटर पहले स्कॉर्पियो सवार व्यक्तियों ने एकदम से तेज ब्रेक मारकर कार को झटके से रोका और गाड़ी से तुरंत निकलकर तेजी से भाग गई। घटना में संदिग्धता दिखने पर पुलिस टीम ने भागे व्यक्तियों का पीछा किया, लेकिन घने अंधेरे का फायदा उठाकर वो मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने झटके से रुकी स्कॉर्पियो कार को सावधानी पूर्वक चेक किया, तो उसके अंदर पैर बांधकर बुरी तरह से ठूसे गए 2 जीवित भैंस वंशीय पशु मिले और सूचना पर तुरंत पहुंची टीम के साथ मिलकर दोनों पशुओं को सकुशल बाहर निकालकर कार सहित थाना पथरी लाया गया और पुलिस चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंतजार रजा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंतजार, ये पूरा मामला क्या था? हरिद्वार में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, तो इसी को लेकर थाना पथरी क्षेत्र का मामला है, जहां एक स्कॉर्पियो थी और उसमें 2 जीवित भैंस वंश को जो है चोरी कर यहां से ले जाया जा रहा था और चेकिंग के दौरान इस स्कॉर्पियो को पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके रोका गया। हालांकि अगर आरोपियों की धरपकड़ की यहाँ पर भारतीय बात की जाए तो दोनों जो आरोपी हैं वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में फरार जो कामयाब हो गए हैं और फरार हो गए हैं, जिसकी धरपकड़ के लिए जो पुलिस के द्वारा तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं और जल्द ही इन जो पशु चोरी के जो संदिग्ध आरोपी हैं इनको पकड़ने का जल्द ही हरिद्वार पुलिस की तरफ से दावा यहां पर किया जा रहा है। और एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल के द्वारा टीम का गठन किया गया है कि क्षेत्र में बढ़ती चोरी को लेकर तमाम जो थाना क्षेत्र हैं, तमाम जो चौकी क्षेत्र है, सभी में गश्त की जो भूमिका है वो बढ़ा दी जाए और इस तरह के जो चोर हैं जो पशुओं की चोरी यहाँ से कर रहे हैं, जिस तरह का मामला सामने आया थाना पथरी क्षेत्र में, तो वहीं इन चोरों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास जारी है। जी इंतजार, जो चोर फरार हुए हैं उनको धरपकड़ उनकी कब तक कर ली जाएगी पुलिस की तरफ से? इसको लेकर क्या कुछ बयान सामने आया है? और साथ ही साथ क्या ये पहली घटना थी या इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं? बिल्कुल, देखिए भारती, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से घटना सामने आई है और पुलिस के द्वारा तमाम प्रयास लगाया जा रहा है। हालांकि हरिद्वार पुलिस के द्वारा टीमों का गठन किया गया है, थाना अध्यक्ष पथरी रविंदर शाह के नेतृत्व में टीम बनाई गई है और इस स्कॉर्पियो में 2 जिंदा भैंस वंश को यहाँ से बरामद किया गया है, जिनको बुरी तरीके से क्रूरता पूर्वक इस स्कॉर्पियो में ठूसा गया था। अब इनकी धरपकड़ के लिए एसएसपी हरिद्वार की ओर से दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं और जल्द ही इन आरोपियों को पकड़ने का दावा हरिद्वार पुलिस की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। और इस तरह की कई घटना पहले भी सामने आ चुकी है। हालांकि जो आरोपी है उनको पहले भी पुलिस ने पकड़कर कामयाबी हासिल की है, तो इस बार भी जल्द ही हरिद्वार पुलिस इन गौ तस्कर जो भैंस के जो चोरी करने वाले जो आरोपी हैं इनकी धरपकड़ का दावा यहाँ पर कर रही है। ठीक है इंतजार, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। कबाड़ के 2 गोदामों में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। गोदामों में लगी आग से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई, जिससे गोदाम में रखा कबाड़, प्लास्टिक गत्ते समेत कई सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई और सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंतजार रजा फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। इंतजार, ये जो पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? बिल्कुल भारती, देखिए मैं बता दूं आपको, ये हरिद्वार के ब्लॉक भादराबाद के दादूपुर, गोविंदपुर, सलेमपुर का मामला है, जहां पर जो रिहायशी एरिया है, रिहायशी एरियो में लगातार जो कबाड़ खानों की बढ़ती तादाद को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। तो
कल देर रात का मामला है, जहां करीब 3 जो कबाड़ खानों के जो गोदाम थे उनको आग ने अपनी लपटों में ले लिया और जो गोदाम में रखा सामान था, लाखों का सामान जलकर यहाँ पर राख हो गया। हालांकि अगर मैं जो दमकल विभाग की मैं बात करूं तो करीब 4 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा जो दमकल कर्मी थे उनके द्वारा हालांकि आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन जिस तरीके से रिहायशी एरियो में बढ़ते गोदामों की और इन कबाड़ खानों की तादाद को देखते हुए प्रशासनिक जो व्यवस्था है उन पर सवाल निशान यहाँ पर खड़े हुए हैं कि आखिर इन ऐसे जो कबाड़ हैं, ऐसे जो कबाड़ खाने हैं, जो गोदाम हैं, जिन पर ना तो किसी तरह की कोई एनओसी है, ना किसी तरह की कोई परमिशन है, इनको रिहायशी इलाकों में स्थापित होने का जो संरक्षण है आखिर कहां से मिलता है। प्रशासन के द्वारा तमाम टीमें गठित की जाती हैं, जांच कमेटियां बनाई जाती हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई इन रिहायशी एरियो में पनपने वाले कबाड़ खानों पर नहीं होती और इस तरह की आगजनी की जो घटनाएं होती हैं आने वाले समय के लिए या फिर जो रिहायशी एरियो में लोग रहते हैं उनकी जान के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि कई बार लोगों ने यहाँ एसएसपी से डीएम से लेकर पीएम तक यहाँ पर लिखित शिकायत दर्ज की है कि इन जो रिहायशी एरियो में जो पनप रहे हैं और मकर जाल की तरह फैल रहे हैं, इन कबाड़ खानों को यहाँ से हटाया जाए, जिसको लेकर कई बार कार्रवाई का यहाँ पर दावा किया गया है। कई बार टीमें निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन अगर कार्रवाई की यहाँ भारतीय बात की जाए तो कार्रवाई का जो सिलसिला है वो यहाँ जीव का दूध देखा गया और इसी क्रम में यहाँ आज भी एक ही जगह पर 1 महीने में दूसरी बार आगजनी की घटना यहाँ पर हुई और करीब 3 गोदामों का जो लाखों का सामान है वो जलकर यहाँ पर राख हो गया। भारती इंतजार इतना बड़ा हादसा जो हुआ है उसके लिए प्रशासन की जवाबदेही तो बनती है। क्या कुछ बयान प्रशासन की तरफ से सामने आया है और क्या कुछ कदम उठाने के लिए कहे हैं प्रशासन ने? बिल्कुल भारती, देखिए जिस तरीके से आगजनी की घटना हुई है और अगर मैं रिहायशी एरिया की बात करूं तो इन गोदामों के करीब 200 बच्चों का एक स्कूल है और उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और वहीं ये जो कबाड़ खाने यहाँ पर बनाए गए हैं, यानी कि रिहायशी एरियो का जो वातावरण है उसको प्रदूषण में इन लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन प्रशासन की टीमों की अगर यहाँ पर बात की जाए, जिस तरीके से कल सीएफओ हरिद्वार अभिनव त्यागी यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, उनके द्वारा साफ यहाँ पर कहना है कि किसी तरह की एनओसी इनके पास नहीं है और अगर अभियान चलाकर इन कबाड़ खानों के गोदामों को यहाँ से हटाने की यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो जवाब है प्रशासनिक अमले के या फिर कार्यवाहक विभागों के, तो उल्टे पुल्टे जवाब यहाँ पर सुनने को मिलते हैं। यानी कि सीधा सीधा रिहायशी एरियो में स्थापित हुए इन कबाड़ खानों को आखिर कब यहाँ से हटाया जाएगा? बिल्कुल इंतजार, ये बड़ा सवाल है। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक की और चारधाम यात्रा को व्यवस्थित रूप से चलाने के निर्देश दिए। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को उनके पड़ाव पर रोकने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन जो है वो है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोका जाए। फिलहाल हरिद्वार में ऐसी स्थिति नहीं है कि ऊपर के जनपदों में जैसे ही भीड़ का दबाव कम होगा वैसे ही यहां से यात्रियों को चारधाम के लिए रिलीज किया जाए। बता दें कि रजिस्ट्रेशन के स्लॉट फुल हो जाने के बाद हरिद्वार में भी चारधाम जाने वाले कई यात्री रुके हुए हैं और उन्हें रजिस्ट्रेशन का इंतजार है। ये कहा गया है कि जैसे चार धामों में जैसे यात्री होंगे, तीर्थ यात्री होंगे, उसी हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट रखना है और अनावश्यक किसी को रोकना नहीं है। ऐसे लोग जिनकी बुकिंग है वो जा सकते हैं और जिन लोगों की बुकिंग नहीं है वो यहाँ पे उनको रुकना चाहिए। ये एक सामान्य एक दिशा निर्देश सबके लिए हमारी ओर से भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्योंकि धामों में अगर भीड़ हो जाती है, अगर आपकी बुकिंग नहीं है, आपके रुकने की व्यवस्था नहीं है, आपके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपने बुकिंग के हिसाब से ही चलें और जैसा निर्देश ऊपर के जनपदों से आएगा, जैसे भीड़ होगी और उस हिसाब से हम लोग ट्रैफिक को यहाँ से मूव कराएंगे। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि हम लोग ट्रैफिक को रोकें या वो करें। अब वो कह रहे थे उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स चारों धाम में लगा दिए हैं और रात के समय हमने
उत्तराखंड में जहां चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, मौजूदा स्थिति ये है कि चारों धामों में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो कराए जाने को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहीं राजधानी देहरादून के प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि एक तो वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं, साथ ही अपने साथ दवाइयां भी लेकर आएं और चारधाम यात्रा के लिए आएं तो अपने डॉक्टर से परामर्श भी लेकर आएं। रुड़की में पूर्व मेयर गौरव गोयल ने प्रमुख समाजसेवी सुबोध गुप्ता पर आरोप लगाए थे। सुबोध गुप्ता ने सभी आरोपों को निराधार करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मेयर के कार्यकाल में नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सुबोध गुप्ता ने कहा कि उनके परिवार की छवि को पूर्व मेयर खराब करने में जुटे हुए हैं, जबकि उनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। वह संपत्ति लीज पर है जिसके सभी दस्तावेज उनके पास हैं। साथ ही लीज पर मिली भूमि कमर्शियल बिल्डिंग है। उन्होंने कहा कि बैंक से किराया लेकर पूरा टैक्स सरकार को दिया। इतना ही नहीं, बैंक को किराए पर देने के लिए नगर निगम के भी आदेश लिए। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें किसी तरह के आदेश नहीं मिले हैं। उनका परिवार रजवाड़ा और एक सम्मानित परिवार है जिसने हमेशा लोगों की सेवा की है। उनके परिवार पर आज तक कोई दाग नहीं है, लेकिन मेयर पद की गरिमा को पूर्व मेयर गौरव गोयल ने बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि रुड़की की गांधी वाटिका उनके पिता ओम प्रकाश गुप्ता के शहर के लोगों के कहने पर उन्होंने दान कर दी थी, जिस पर पार्क बनाए जाने की तैयारी थी। आज उस बेशकीमती भूमि पर दुकानें भी बनी हुई हैं जिनकी आज खरबों में कीमत है। जैसा भ्रष्ट आदमी और भ्रष्ट मेयर हम बनिया कम्युनिटी में बहुत जबरदस्त एक दाग है, ध्यान में है। हमारा परिवार राय बहादुर लाला मतरा दास रुड़की का एक रजवाड़ा बड़ा भ्रांत परिवार है और हम लोग 30 साल तक 40 साल तक अपने म्यूनसिपैलिटी पे बहुत कुछ काम किया, रुड़की के लोगों की सेवा की। हम आपको बता दें कि जो गांधी वाटिका है जो आज 1.5 लाख फुट से ऊपर जमीन में थी, ये मेरे ग्रैंडफादर मेरे पिताजी ओम प्रकाश जी के नाम से इसका नाम प्रकाश वाटिका था। हमारे पिताजी चूंकि उसमें रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहे, हमारे ग्रैंडफादर भी मतरा दास, तो लोग आए कि साहब इस शहर में है, आप इसे दान दे दीजिए, यहाँ पार्क बना दिया जाएगा। हमारे फादर ने सोच के, हमारे ग्रैंडफादर ने सोच के इस सारी की सारी भूमि जो आप अरबों खरबों रुपए की हो गई है, इसको नगर पालिका को दान दे दी इस शर्त पे कि इसमें पार्क बनाया जाएगा। आज वो जमीन खरबों की हो गई है। म्यूनसिपैलिटी ने, नगर पालिका ने दुकानें बनाकर करोड़ों रुपए उसमें किराया। श्रीनगर में एक बार फिर गुलदार की दहशत के चलते लोग कांप गए हैं। दरअसल शुक्रवार देर रात एक 2.5 साल के बच्चे पर घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार बच्चे को घर के आंगन से मुंह में दबाकर उठा ले गया। रात भर पुलिस और वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बच्चे का कहीं भी कोई पता नहीं चल सका था। सुबह भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सुबह 6 बजे घर से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों से बच्चे का शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। श्रीनगर में पिछले 6 महीने में गुलदार ने 4 बच्चों पर हमला किया है। इससे पहले भी एक बच्ची को गुलदार कोमा में पहुंचा चुका है। 3 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं। घटना के बाद वन विभाग ने भी इलाके में एक पिंजरा लगा दिया है। 2 अन्य पिंजरे लगाने और ट्रैप कैमरे लगाने की कार्रवाई भी की जा रही है। मिली कि रात 8:15 बजे के आसपास बुहानी रोड पे एक 3 साल के बच्चे को, जिसका नाम सूरज है, पिता का नाम हरिद्वारी लाल, उसको गुलदार उठा ले गया है। मौके पर तुरंत वन विभाग की टीम पहुंची सूचना मिलने पर, और उसके बाद वन विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम और अन्य टीमों द्वारा एक संयुक्त रूप से खोजबीन करने का काम शुरू किया गया, परंतु रात को लगभग 3 बजे तक शव नहीं मिल पाया। सुबह जब उजाला हुआ तो बच्चे का शव घर से 200 मीटर दूर झाड़ियों में मिला और बच्चे के मुंह पे और गले पे
दांतों के निशान हैं, नाखूनों के निशान हैं, जिससे पता चल रहा है कि गुलदार द्वारा यह अटैक किया गया है। उसके पश्चात जो है बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल। सहारनपुर मुरादाबाद रेल मार्ग पर लक्सर रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों ने सिग्नल पर गीली मिट्टी लगाकर 2 ट्रेनों को रोक दिया। इसके बाद बदमाश डिब्बों में चढ़े और हथियारों के बल पर यात्रियों से लूटपाट शुरू कर दी। यात्रियों के शोर मचाने पर चालकों ने गाड़ी चलाई तो बदमाश खेतों के रास्ते फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने पथराव भी किया। इसके बाद शुक्रवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से रेलवे पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कई स्टेशनों की पुलिस वारदात के खुलासे में जुट गई है। ढाई बजे के आसपास में और उसके बाद में आधे घंटे बाद 2 ट्रेनों को यहाँ पर सिग्नल में मिट्टी लगा करके रोका गया है और लूटपाट का प्रयास हुआ है, लेकिन यात्रियों के शोर मचाने से और ड्राइवर की सतर्कता से कोई घटना नहीं हो पाई है। हम लोगों ने यहाँ पे आकर देखा है और उत्तराखंड की पुलिस भी हमारे साथ में है। संयुक्त रूप से हम लोग इसको देख रहे हैं और जल्दी ही अपराधियों का पता कर घटना का निवारण किया जाएगा। नैनीताल के काला ढूंगी थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हो गया। शुक्रवार को हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर अज्ञात वाहन और कार की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रामनगर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज नयाल ने बताया है कि शुक्रवार की रात ऑल्टो कार हल्द्वानी से रामनगर की ओर जा रही थी। आपको बता दें कि आ रही थी, जबकि रामनगर की ओर से यह अज्ञात वाहन हल्द्वानी की ओर जा रहा था। इसी बीच गैबुआ के पास दोनों वाहनों के आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गया और उन्होंने बताया कि इस घटना में कार में सवार सभी 5 को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। देखिए, कल गैबुआ क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने अल्टो कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें से 3 महिलाएं घायल हैं और 2 पुरुषों की डेथ हो चुकी है। आज हमारे खबर देहरादून से है, जहां गर्मी के मौसम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं देहरादून में शुक्रवार को 6 साल बाद सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले साल 2018 में 26 मई को तापमान 40.7 डिग्री रहा। वहीं देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून में शनिवार को तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। यदि ऐसा हुआ तो पिछले 10 सालों में यह सबसे अधिक तापमान दर्ज होगा। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के मैदानी हिस्सों, खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर के साथ ही पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी। इससे तापमान में और अधिक इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि मैदानी हिस्सों में हीट स्ट्रोक का खतरा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी गई है। क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कुछ जगहों में। विशेषकर देखें जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, जिसके प्लेन्स वाले एरियाज हैं, और इसी तरह जो है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, उनमें टेम्परेचर इस तरह हैं और ये आइसोलेटेड जो है हीट वेव कंडीशन वो आज देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन करीब ऐसी रहने वाली है। करीब 20 तारीख तक आप लेकर चलें, जो तापमान है उसमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि 1-8 डिग्री और भी उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन मैं कहूँगा कि जो हीट वेव कंडीशन विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारी वो रहने वाली है। इक्का दुक्का जगहों में हिल्स में भी संभावना है। तो हिल्स में हालांकि टेम्परेचर उतने नहीं रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो देख रहे हैं कि जो है 40 से 42 के बीच जो है टेम्परेचर वो अभी 3-4 दिन वो रहने वाले हैं। और या उससे जो लगे हुए जो हमारे हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट है, उनके भी जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का मैदानी क्षेत्र है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का है या फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।